कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना वही टॉपिक जो पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, दैट वाज फिलॉसफी एंड फीचर्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। योर टीचर इज सेम, डॉक्टर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। Before going towards today's lecture, let's have a little bit glimpse of whatever we discussed in the last lecture. आपको याद होगा हमने बै इस्तजरार सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट से बात शुरू की थी, जिसमें रिपीटेड सेल्स के बारे में हम लोगों ने मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस किया। देन चूँकि आई वॉज फिनिशिंग द चैप्टर ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो there was a necessity to summarize whatever we discussed in all of the classes so that you guys would be refreshed and you guys would have a refreshed memory with respect to the law of contract. फिर हम लोगों ने आज वाला टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज़ फिलोसफी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस। चूँकि अब हम लोग इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम और बाकी तमाम चीज़ों को इतनी अच्छी तरह जान चुके थे कि अब हम लोग इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर बात कर सकते हैं। तो इस वजह से इस्लामिक फाइनेंस की फ़िलासफ़ी स्टार्ट की, जिसमें अवॉइडिंग इंटरेस्ट, अवॉइडिंग गरार, अवॉइडिंग गैम्बलिंग एंड गेम्स ऑफ चांस, और फिर अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्रिंसिपल्स की बात की थी। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करूंगा, ताकि जो पिछली चीज़ें डिस्कस की हो सारी की सारी एक्यूमुलेट हो जाएं, फिर हम लोग आगे मूव करें। फिर हम लोग फ़िलासफ़ी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपके साथ वो स्लाइड शेयर करूँगा जो पिछली क्लास के अंदर मैंने मेंशन किया था कि एक टेबुलर फॉर्म के अंदर हम मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग और फिर उनके रेट्स ऑफ रिटर्न के ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे डेट वर्सेस इक्विटी के ऊपर। फिर बात करेंगे इस्लामिक बैंकिंग, बिजनेस वर्सेस बेनेवलेंस के ऊपर। फिर एक्सचेंज रूल्स, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन इस्लामिक फाइनेंस, फिर मनी मॉनेटरी पॉलिसी एंड इस्लामिक फाइनेंस, और देन देयर वुड बी समरी। आई एम नॉट श्योर दैट वेदर विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन today's class or not, but our philosophy of Islam and features of Islamic finance would be based upon or on all of these points. तो जो आज ना हुए इंशाल्लाह साथ साथ हम लोग इनको तय करते चले जाएंगे। तो बात शुरू करें। Okay. Islamic banking and finance has been conceived as banking and finance in consonance with the ethos and value system of Islam. No doubts in it. Hence it is governed, in addition to the conventional good governance and risk management rules, by the principles laid down by the Islamic Sharia. Although ये regulate जो होता है वो conventional systems के तहत ही होता है, लेकिन Islamic Sharia rules की compliance के बाद। In the 1980s, the term interest-free banking was used to describe an alternative system to the conventional interest-based system. 1980 की दहाई में कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम को की जगह एक अल्टरनेटिव नाम शुरू हुआ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का। बट द टर्म इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इज अ नैरो कॉन्सेप्ट डिनोटिंग अ नंबर ऑफ बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स और ऑपरेशंस विच अवॉइड इंटरेस्ट, जिसमें बैंकिंग सिस्टम के कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी बात होती है जो इंटरेस्ट को अवॉइड करते हैं। इस्लामिक बैंकिंग, अ मोर जनरल टर्म, is expected not only to avoid interest-based transactions but also to avoid गरार। इस्लामिक बैंकिंग जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट-बेस्ड ट्रांजेक्शन्स को अवॉइड करने का नाम नहीं है, जबकि ये गरार को भी अवॉइड करने का नाम है। also prohibited in the Islamic Sharia and other unethical practices and to participate in achieving the goals and objectives of an Islamic economy. The above nature of business demarcates the philosophy and features of the emerging discipline in the world of finance. ये जो नेचर ऑफ बिजनेस ऊपर बताई मैंने फिलॉसफी के अंदर, ये वो फीचर्स हैं जो कि इमर्ज कराते हैं इस फाइनेंस की दुनिया में एक नए डिसिप्लिन को। इन दिस क्लास वी शैल बी डिस्कसिंग द बेसिक फीचर्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस डायरेक्टली अफेक्टिंग द प्रोडक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट्स इन द फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये जो इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट चीज़ें हैं ये कैसे बैंकिंग प्रोडक्ट्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को और मार्केट्स को इफेक्ट करती हैं। दिस इंक्लूड्स अवॉइडिंग इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट इन जेन्युइन ट्रेड एंड अदर बिजनेस, खराज बाय अल दमान एंड अदर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रॉफिट एंटाइटलमेंट इन वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेसेस।
money earning, money versus risk-based business, and their impact on banks, depositors, and the fund users. तो ये वो चंद चीज़ें थी which I wanted to discuss with you before going towards the slide which I mentioned in the last class. ये वो slide है जिसकी मैं बात कर रहा था कि features of various Islamic financing tools, type of contract, किस किस्म का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसकी लिक्विडिटी टाइप क्या होगी, गारंटी क्या होगी और उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा. कर्दल हसन की जब हम बात करते हैं, इसकी लिक्विडिटी ऑफ कोर्स नहीं होती, गारंटी के केस के अंदर कोलैटरल होता है इसका, और रेट ऑफ रिटर्न इसके ऊपर निल होता है. क्रेडिट सेल्स ये नॉन लिक्विड होती हैं ऑफ कोर्स, अगर लिक्विड होती तो क्रेडिट सेल ही क्यों कहलाती. इसका भी गारंटी जो है, जो डेट क्रिएटिंग मोड्स डिफरेंट हैं, वो कोलैटरल होता है और रेट ऑफ रिटर्न इसका नोन होता है. सलाम ये भी नॉन लिक्विड होता है, इसका भी गारंटी कोलैटरल होता है और अननोन या नोन रेट ऑफ रिटर्न दोनों हो सकते हैं. इस्तिस्ना ये नॉन लिक्विड होता है, इसका भी गारंटी कोलैटरल होता है और फिर ये भी अननोन या नोन दोनों रेट ऑफ रिटर्न हो सकते हैं. अब आप देखें, अब आप अपने जहन में ये चीज़ें ला सकते हैं सिर्फ बाय हैविंग इन योर माइंड कि किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी गारंटी क्या होगी, उसका रेट ऑफ रिटर्न पहले से हमें पता होगा नहीं होगा, और लिक्विडिटी की सिचुएशन उसकी क्या होगी. अगर हम लोग सेमी डेट मोड्स की बात करें जिसमें इजारा है, दिस इज नॉट अ फुल डेट क्रिएटिंग मोड, लेकिन सेमी डेट मोड कहते हैं इसको, ये लिक्विड होता है, इसकी गारंटी भी कोलैटरल होती है और इसका भी रेट ऑफ रिटर्न नोन होता है. फिर इसके बाद शेयरिंग मोड्स हैं. शेयरिंग मोड्स के अंदर मुशारका है जो कि लिक्विड होता है, पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट इसकी गारंटी होती है और रेट ऑफ रिटर्न इसका अननोन होता है. रेस्ट्रिक्टेड मुदारबा ये भी लिक्विड होता है, पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट इसकी गारंटी होती है और ये भी रेट ऑफ रिटर्न इसका अननोन होता है. जनरल मुदारबा ये भी लिक्विड होता है, इसकी भी गारंटी पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट होती है और इसका भी रेट ऑफ रिटर्न अननोन होता है. तो ये वो आई वांटेड टू डिस्कस सर्टन मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग जो कि इस्लामिक बैंक्स परफॉर्म कर सकते हैं और उनकी सिचुएशंस क्या होती हैं. इनको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था, डेट क्रिएटिंग मोड्स में, सेमी डेट मोड्स में और फिर उसके बाद शेयरिंग मोड्स के अंदर. एंड ईच वन इज एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लिक्विडिटी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इट्स गारंटी सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू इट्स रेट ऑफ रिटर्न सिचुएशन. The return is basically unknown in Salam and Istisna, as the bank cannot ascertain in advance the price at which it will sell the asset when delivered under these contracts. रिटर्न इसका अननोन इसीलिए होता है कि बैंक कैसे एस्टिमेट कर सकता है कि जब इसकी डिलीवरी होगी वो इसको किस तरह बेच सकेगा. बट इट कुड बी नोन टू द बैंक टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक जाना जा सकता है, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज इन इनकम, कि अगर इनकम में कोई चेंज आती है तो फिर उसमें क्या फर्क पड़ता है. इफ इट एंटर्स इनटू अ पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट और अ प्रॉमिस विद एनी पार्टी फॉर डिस्पोजल ऑफ द एसेट एट एनी स्टिपुलेटेड प्राइस. इफ द प्रॉमिसर इज अनेबल टू परचेज द एसेट फॉर एनी रीजन, अगर प्रॉमिसर जो वादा करने वाला है वो परचेज नहीं कर सकता उस एसेट को किसी भी रीजन की वजह से, तो बैंक्स इनकम विल सर्टेनली बी इफेक्टेड. तो बैंक की इनकम ऑफ कोर्स इससे इफेक्ट होगी. In the case of sharing of modes, the return rate is not known in advance. शेयरिंग के केस के अंदर भी रिटर्न मोड जो है वो इन एडवांस पता नहीं होता, जैसे ऑलरेडी पिछले टेबल के अंदर चीजें एक्सप्लेन की गई. सिक्योरिटी या कोलैटरल क्या है? In all debt creating modes, banks may ask the client to furnish security in the form of a mortgage. बैंक क्लाइंट से मांग सकता है कि कुछ मोर्टगेज कराएं, अ लियन और अ चार्ज ऑन एनी ऑफ हिज एग्जिस्टिंग एसेट्स, एक लियन या चार्ज उसके एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर. इन अ फॉरवर्ड परचेज, बैंक्स कैन आस्क द क्लाइंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू इंश्योर दैट ही शैल डिलीवर द कमोडिटी ऑन द एग्रीड डेट. बैंक्स फ्यूचर सेल्स के अंदर ये भी सिक्योरिटी भी डिमांड कर सकते हैं ताकि उनसे इंश्योरिटी ली जाए कि जो एग्रीड डेट है उसके ऊपर उनको डिलीवरी भी मिलेगी. In PLS modes, the bank can also ask for security against the non-performance of the contract. PLS मोड के अंदर बैंक उनसे ये भी सिक्योरिटी मांग सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन परफॉर्मेंस के अंदर चला जाता है तो फिर क्या होगा. But the bank is not entitled to enforce the collateral in the case of loss in the business if loss has occurred without any misconduct or negligence on the
पार्ट ऑफ द क्लाइंट पार्टनर। लेकिन बैंक एंटाइटल नहीं है उस कोलेटरल को एनफोर्स करने के लिए जहां पर अगर कोई लॉस हुआ है तो वो लॉस उनकी किसी मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस के बगैर हुआ। नाउ द टर्म लिक्विडिटी। The feature of liquidity means the possibility or ease with which the bank can sell the related assets to get cash when needed. Feature of liquidity से मुराद ये है कि बैंक जब चाहे तो क्या उसको कैश में कन्वर्ट करा सकता है जब उसे जरूरत पड़े। As मुराबहा receivables cannot be sold like debt instruments are sold in conventional finance, they are considered non-liquid assets. चूंकि मराबहा रिसीवेबल्स जो हैं इनको सेल नहीं किया जा सकता डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह, इसलिए इनको नॉन लिक्विड एसेट कंसिडर किया जाता है। द सेम इज ट्रू फॉर सलाम एंड इस्तिस्ना। सलाम और इस्तिस्ना भी इसीलिए नॉन लिक्विड कंसिडर किए जाते हैं। एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंटिंग एसेट्स इन इजारा और शेयरिंग मोड्स आर लिक्विड बिकॉज द सेम कैन बी सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। एसेट्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उन एसेट्स को जो कि इजारा या शेयरिंग मोड्स पे बेस करते हैं वो लिक्विड होते हैं क्योंकि उनको सेकेंडरी मार्केट के अंदर बेचा जा सकता है। अब आपको पता होगा हमारे पास कैपिटल मार्केट्स जो हैं वो 3 तरह की होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है और फिर एक टर्शियरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? जहां पर कंपनी पहली दफा इंटरेक्ट करती है जनरल पब्लिक के साथ, वो डायरेक्टली भी कर सकती है और थ्रू अंडरराइटर भी कर सकती है। एक दफा जब हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट के अंदर इशू कर देते हैं जनरल पब्लिक को, अब अगर कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड से मुराद किसी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है, तो वो जो स्टॉक मार्केट है उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोल रहे होते हैं। ये वो एक कैपिटल की एस्टैब्लिश मार्केट है जहां पे ऑफ कोर्स रेट्स एंड रिटर्न्स, उनकी प्राइसेस जो हैं वो क्लियर कट नजर आ रही होती हैं। एस्टैब्लिश मार्केट है, वहां पे अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर प्रेजेंट। लेकिन ये जो ऑलरेडी इशूड शेयर्स या इशूड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए मार्केट होती है ये, और जो लिस्टेड होते हैं। तो इसलिए सेकेंडरी मार्केट के अंदर जब पॉसिबिलिटी अवेलेबल है तो हम उसको लिक्विड बोल सकते हैं। फिर है वैलिड गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट। 4 बातें मैं पहले डिस्कस कर चुका आप लोगों से, वो जो रिबा, गरार और उसकी कंटिन्यूटी में था जो पिछली क्लास में किया था। अब उसका 5th एलिमेंट यहां पर है, ऑल गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रिंसिपल ऑफ अ बिजनेस आर नॉट प्रोहिबिटेड। तमाम गेन्स जो हैं इन्वेस्टमेंट और प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस वो प्रोहिबिटेड नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल प्रिंसिपल्स इंडिकेटेड बाय द शरिया स्कॉलर्स have identified methods of gainful deployment of surplus resources with the objective of enhancing their value. Overall principles जो indicate किए जाते हैं शरिया की तरफ से, scholars ने identify किए हैं कुछ methods जो कि deploy किए जा सकते हैं surplus resources की form के अंदर उनकी value के ऊपर। Profit has been recognized as a reward of capital. प्रॉफिट को रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। एंड इस्लाम परमिट्स गेनफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ सरप्लस रिसोर्सेज, और इस्लाम इजाजत देता है अपने रिसोर्सेज को गेनफुल डिप्लॉयमेंट के लिए कि आप उनको डिप्लॉय करते हैं उसके ऊपर कुछ गेन अर्न करने के लिए। द एक्स पोस्ट प्रॉफिट, इवेंट होने के बाद प्रॉफिट अलाउड बाय द शरिया symbolizes entrepreneurship and the creation of additional wealth. ये जो एक्स पोस्ट प्रॉफिट है, इवेंट के बाद का प्रॉफिट जो शरिया इजाजत देती है, ये सिंबलाइज करता है एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट को इस्लाम के अंदर और क्रिएशन ऑफ एडिशनल वेल्थ, और वो एडिशनल वेल्थ भी उसके अंदर क्रिएट हो सकती है। However, along with entitlement to profit, the liability of risk of loss rests with the capital itself. जहां तक बात है प्रॉफिट की एंटाइटलमेंट की, तो वो जो रिस्क ऑफ लॉस की लायबिलिटी है वो कैपिटल इटसेल्फ ही बियर कर रहा होता है। नो अदर फैक्टर कैन बी मेड टू बेयर द बर्डन ऑफ द लॉस ऑन कैपिटल। कोई और फैक्टर एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता जो कि कैपिटल के ऊपर लॉस को टॉलरेट कर सके। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन ऑर्डर टू बी परमिसिबल एंड फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट शुड बी एसोसिएटेड विद टेंजिबल रियल एसेट्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं इनको परमिसिबल बनाने के लिए और प्रॉफिट अर्निंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए एसोसिएट होना चाहिए इनको टेंजिबल रियल एसेट्स के साथ। इन द इस्लामिक फ्रेमवर्क मनी इटसेल्फ इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल। इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर पैसा इटसेल्फ कैपिटल नहीं कहलाता, एंड एज सच इट कैन नॉट अर्न अ प्रॉफिट इन इटसेल्फ, और खुद से इसके ऊपर वो प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर सकता। द प्रोवाइडर ऑफ फंड्स इज एन एंटरप्रेन्योर एज वेल। जो बंदा फंड्स दे रहा है वो एंटरप्रेन्योर भी है। ही विल गेट अ प्रॉफिट और लॉस फॉर हिज कैपिटल
वो प्रॉफिट या लॉस अपने कैपिटल के ऊपर अर्न करेगा, एंड अ वेज रेम्यूनरेशन फॉर हिज एंटरप्रेन्योरशिप और लेबर, और उसकी सैलरी लेगा अपनी एंटरप्रेन्योरशिप या लेबर के बेसिस में। इफ ही डज नॉट मैनेज द बिजनेस हिमसेल्फ, और अगर खुद से मैनेज नहीं करा, एंड प्रोवाइड्स कैपिटल टू एनी अदर इंडिविजुअल और ग्रुप, और वो कैपिटल प्रोवाइड करता है किसी और इंडिविजुअल या ग्रुप को ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर एनी बिजनेस के लिए, ही विल हैव अ शेयर इन द प्रॉफिट, वो शेयर अपना रखेगा प्रॉफिट के अंदर, while the manager of the business will get wages in the form of a share in the profit, जबकि वो जो मैनेजर ऑफ बिजनेस है वो वेजेस लेगा in the form of share in the profit. But if the business suffers a loss, लेकिन अगर बिजनेस को नुकसान हो जाता है, the capital owner will bear the loss while the manager's labor will go wasted. जो कैपिटल ओनर है वो तो लॉस बर्दाश्त करेगा, लेकिन जो मैनेजर की लेबर है वो जाया हो जाएगी। Thus, earning of profit depending upon the outcome of the business is permissible. इसलिए earning of profit जो है outcome of the business के केस के अंदर जो आएगा उसकी इजाजत है। Keeping in mind this principle, इस असूल को ज़हन में रखते हुए it can be said that one can earn profit on his investment, कि बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट अर्न कर सकता है और फाइनेंसिंग, बट दैट हैज टू बी रिलेटेड टू सर्टेन एसेट्स, लेकिन उसको कुछ एसेट्स के साथ रिलेट होना चाहिए। एक्सपोज टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस रिस्क, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बिजनेस रिस्क की तरफ एक्सपोज्ड है। ऑल प्री फिक्स रिटर्न्स आर नॉट रिबा, जितने भी प्री फिक्स रिटर्न्स होते हैं जरूरी नहीं कि वो रिबा ही हों। It is also not necessary for the sake of Sharia compliance that income from any investment transaction should be variable. अब शरिया के तहत ये भी नहीं है कि जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी वेरिएबल ही हो। In a number of structures it could be fixed and even then Sharia compliant. कई स्ट्रक्चर्स के अंदर ये फिक्स्ड होती है और शरिया कंप्लाइंट भी ये बात है, शरिया इजाजत भी देती है। To ascertain the Sharia position of any types of transaction, we'll have to look at their nature. हमें शरीयत की पोजीशन देखने के लिए हमें उस ट्रांजैक्शन की नेचर को देखना पड़ेगा। If it is a loan or a credit transaction culminating in a debt, such loans debts cannot fetch any increase whatsoever. अगर ये कोई लोन या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है तो ऐसी सिचुएशन में ये लोन या डेट्स जो हैं कोई भी इंक्रीज अर्न नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। In the sale of goods or their usufructs, सेल ऑफ गुड्स के केस में या उनके प्रॉफिट्स के केस में, however one can make a profit as per the rules of the Sharia. इसके ऊपर प्रॉफिट कमाया जा सकता है शरिया के रूल्स के मुताबिक, relating to the respective transactions. In trade, a person can sell any commodity. ट्रेड में एक बंदा कोई भी कमोडिटी बेच सकता है, not including money, पैसा जिसमें शामिल नहीं है, for one price on a cash and carry बेसिस, एक प्राइस के ऊपर जिसमें कैश एंड कैरी, पैसे दो और चीज ले जाओ, एंड फॉर अ हायर प्राइस ऑन अ डेफर्ड पेमेंट बेसिस, और थोड़ी सी हायर प्राइस जिसके ऊपर वो डेफर्ड पेमेंट बेसिस के ऊपर दे सकता है कि ठीक है चीज आज ले जाओ और पैसे बाद में दे देना, इसके ऊपर वो हायर प्राइस भी चार्ज कर सकता है। फॉर वन प्राइस ऑन अ कैश एंड कैरी बेसिस एंड फॉर अ हायर प्राइस ऑन अ डेफर्ड पेमेंट बेसिस, कैश और क्रेडिट प्राइसेस इन द मार्केट शुड बी डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस। कैश और क्रेडिट प्राइसेस जो हैं ये ऑफ कोर्स मार्केट फोर्सेस की बेसिस पर डिसाइड होनी चाहिए। हाउएवर दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, द फुलफिलमेंट ऑफ व्हिच इज नेसेसरी टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरेस्ट एंड लेजिटिमेट प्रॉफिट। कुछ कंडीशंस इसके अंदर हैं जिनको ऑफ कोर्स फॉलो करना चाहिए, जिसकी बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि क्या वो इंटरेस्ट है या उसका लेजिटिमेट प्रॉफिट है। The following points may be kept in mind to differentiate various transactions in terms of deciding their permissibility or otherwise. कुछ ये नीचे पॉइंट्स हैं जिनको जहन में रखना होगा ये देखने के लिए कि क्या इन चीजों की इजाजत है या उनके ऊपर प्रोहिबिशन है। पहला, बाय, सेल और परचेज ऑफ गुड्स means the definite transfer of ownership of goods to the buyer against the payment of a price that can be on the spot, delayed or in advance. बाय जिसे सेल या परचेज ऑफ गुड्स बोलते हैं, इसका मतलब यह है कि डेफिनेट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगा बायर की तरफ
अपनी उस चीज का जिसमें एट द स्पॉट पेमेंट हुई या डिले पेमेंट हुई या इन एडवांस पेमेंट हुई। डिले पेमेंट है तो क्रेडिट सेल है, और अगर इन एडवांस पेमेंट है तो दैट इज सलाम। द रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटिंग टू द सोल्ड गुड्स विल बिलोंग टू द बायर। रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है, जो बेची हुई चीजों से बिलोंग करता है, वो बायर तक ट्रांसफर हो जाएगा। Who will be required to pay the price irrespective of the manner in which he has used them or the profit or loss to him in business। अब उससे पैसा देना पड़ेगा किसी भी मैनर के अंदर, चूंकि वो उसका प्रॉफिट और लॉस का अब वो जिम्मेदार है। As such, Islamic banks will have no recourse to the sold goods for the purpose of मुराबहा rollover। इस्लामिक बैंक्स जो हैं इनको कोई रिकोर्स अवेलेबल नहीं होगा बेची हुई चीजों के ऊपर फॉर द पर्पज ऑफ मुराबहा रोलओवर। द बैंक्स प्राइस द गुड्स एंड द डेट इज क्रिएटेड। बैंक्स चीजों की प्राइस मुकर्रर करते हैं और लोन क्रिएट हो जाता है। नाउ द गुड्स बिलोंग टू देयर क्लाइंट्स। अब चीजें किसे बिलोंग करती हैं? उन क्लाइंट्स के साथ जिन्होंने उनको खरीदा था। दे हैव नो राइट टू रीप्राइस देम। उनके पास राइट नहीं है कि वो इसको रीप्राइस कर सके। हिबा गिफ्ट मीन्स द परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एसेट्स फ्री ऑफ एनी पेमेंट। जहां पे हम ओनरशिप को परमानेंट ट्रांसफर कर देते हैं और ये ट्रांसफर जो है ये पेमेंट के बगैर होती है। आफ्टर हैविंग गिवन अ गिफ्ट वन कैन नॉट टेक इट बैक एक्सेप्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सन टू whom द गिफ्ट वॉज गिवन। गिफ्ट देने के बाद बंदा इसको वापस नहीं ले सकता विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द पर्सन जिसको गिफ्ट दिया गया। सेकेंड इज रिबा अल नासिया मीन्स गिविंग समथिंग और मनी टेम्पररली टू अदर्स ओनरशिप अगेंस्ट पेमेंट। अल नासिया का मतलब है कि कोई चीज या पैसा आर्जी तौर पर किसी को देना पेमेंट के बदले में। दिस इन्वॉल्व्स इंटरेस्ट एंड इज देयरफॉर प्रोहिबिटेड। इसमें इंटरेस्ट शामिल है इसलिए ये मना फरमाया गया। इफ दिस टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और एसेट्स इज फ्री ऑफ एनी पेमेंट। अगर ये जो टेम्पररी ट्रांसफर है ये किसी पेमेंट के बगैर है, इट इज कॉल्ड कर्दल हसन। इसको कर्दल हसन कहते हैं, तबर्रु कहते हैं। एंड इस्लाम एनकरेजेस दिस एक्टिविटी, और इस्लाम इस एक्टिविटी की हौसला अफजाई करता है। नंबर 3, इजारा रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ द उशुफ्रैक्ट ऑफ एसेट्स अगेंस्ट पेमेंट ऑफ रेंट। इजारा रेफर करता है ट्रांसफर ऑफ उशुफ्रैक्ट ऑफ एसेट को किसी पेमेंट के अगेंस्ट। रेंटल इज अलाउड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द लेसर बियर्स द रिस्क एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ओनरशिप ऑफ द लीज्ड एसेट। रेंटल्स अलाउड हैं अगर लेसर जो है वो उसको अज्यूम करता है उसके रिस्क्स को और उसके एक्सपेंसेस को जो कि ओनरशिप से रिलेट करते हैं लीज्ड एसेट की। देयरफॉर should be no confusion in this regard about interest vis-a-vis the concept of rent and ijara or leasing। इसलिए रेंट और इंटरेस्ट के दरमियान कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। It might be argued, for example, that as per approved शरिया प्रिंसिपल, इसके ऊपर आर्ग्यू किया जा सकता है कि अप्रूव शरिया प्रिंसिपल के तहत प्री डिटर्मिन्ड रेंट इंक्लूडिंग अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज अलाउड। कि प्री डिटर्मिन्ड रेंट जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसमें शामिल हो वो अलाउड है। Therefore, a predetermined time value of money in loans or debts should also be permitted by analogy। इसलिए predetermined time value of money लोन और डेट के अंदर इजाजत इसकी होनी चाहिए। This argument does not have any substantive basis। इस आर्ग्यूमेंट की कोई substantive basis नहीं है। The rent in leasing is calculated on the basis of the capacity of the asset to give ushufrakt। रेंट लीजिंग के अंदर कैलकुलेट किया जाता है उसकी कैपेसिटी, एसेट की कैपेसिटी के कि वो कितना उसका यूजेज दे सकता है, विच इज इन प्रिंसिपल अनसर्टन, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है। हेंस इट रिमेन्स अनसर्टन हाउ मच टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज एक्चुअली रियलाइज्ड until the asset has completed its economic life। इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है कि कितनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसके अंदर इस्तेमाल हुई जब तक वो अपनी इकोनॉमिक लाइफ को पूरा करेगा। The lessor, as owner of the leased assets, is also the owner of the risk and reward associated with that asset। Lessor इसका ओनर होने की वजह से, लीज्ड एसेट का ओनर होने की वजह से उसका रिस्क और रिवॉर्ड जितने भी एसोसिएटेड हैं उस एसेट के साथ उनका भी मालिक है। Further,
anything which cannot be used without consuming its corpus during its use cannot be leased out. इसके अलावा कोई भी चीज जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उसकी लीज पीरियड के अंदर लाइक मनी, yarn, edibles, fuel, etc. Because when an asset no longer exists, how can the lessor bear the ownership related risk? क्योंकि जो चीज अब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उसका वो रिस्क कैसे अज्यूम करेगा? All such things or assets, the corpus of which is not consumed with their use can be leased out against fixed rentals. ऐसी तमाम चीजें जिनका कॉर्पस जो है वो इस्तेमाल करने से कंज्यूम नहीं होता वो लीज आउट कैन बी लीज्ड आउट अगेंस्ट फिक्स्ड रेंटल्स. फिक्स्ड रेंटल्स के अगेंस्ट लीज हो सकती हैं. एज सच वन कैन लीज आउट हिज एसेट टू अदर्स फॉर यूज अगेंस्ट फिक्स्ड स्टिपुलेटेड रेंट्स. ऑफ कोर्स एक बंदा अपनी किसी एसेट को लीज आउट कर सकता है फिक्स्ड रेंटल्स के अगेंस्ट. While aeroplanes, ships, houses, motor vehicles, etc. can be leased out against fixed rentals. जबकि जहाज, ships, मकान, motor vehicles इनको लीज आउट किया जा सकता है fixed rentals के अगेंस्ट. Money, goods representing monetary units, money या goods जो कि monetary units के तौर पर represent होते हों. Edible items, खाने वाली चीजें, petrol, etc. cannot be leased out. इनको लीज आउट नहीं किया जा सकता. सच आइटम्स कैन बी सोल्ड, बॉट और लोन्ड. इन चीजों को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है या लोन आउट किया जा सकता है. एंड इन द लेटर केस एग्जैक्टली देयर लाइक हैज टू बी गिवन बैक और रीपेड. और जहां पर इसको लोन किया जाएगा सेम उसी ही तरह की चीज उसको वापस भी की जाएगी. The above discussion implies that Islamic banks can charge a fixed profit if they engage in trading and leasing. ऊपर वाली डिस्कशन से ये बात तो साबित होती है कि इस्लामिक बैंक्स फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चार्ज कर सकते हैं ट्रेडिंग और लीजिंग के अंदर. इन लोनिंग हाउएवर और इन द केस ऑफ एनी डेट और रिसीवेबल emerging from credit transactions they cannot charge any amount over and above the amount of the loan. जहां पर हम लोनिंग की बात करते हैं यहां पर ऑफ कोर्स डेट या रिसीवेबल जो हैं emerging from credit transactions वो चार्ज नहीं हो सकते. Any amount over and above the amount of the loan जो उससे ज्यादा हो और the debt once created और डेट अगर एक दफा क्रिएट हो जाए. नाउ वेरिएबल रेट्स ऑन रिटर्न. यहां तक हम लोग फिक्स रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे थे. नॉर्मली एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न तमाम जो है वो रिबा होते हैं और इस्लामिक बैंक्स आर नॉट अलाउड टू चार्ज फिक्स रेट्स. तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नहीं, फिक्स रेट्स भी चार्ज हो सकते हैं और वो ऑफ कोर्स किन किन केसेस में हो सकते हैं, लीजिंग और ट्रेडिंग के केसेस में, और उनकी जस्टिफिकेशंस आर देयर. Now let's talk about variable rates on investment. Partnership based modes जिसमें मुशारका, मुदारबा and their variants collectively called शिरका give variable returns to the investors. ये variable returns देते हैं investors को. शिरका is the major mode used by Islamic banks for mobilizing deposits. शिरका एक major मोड है जिसके थ्रू मोबिलाइज किया जाता है फाइनेंसिंग को या डिपॉजिट्स को एंड फंड्स फ्रॉम सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, इन लोगों से who get a variable return based on the result of the business conducted by the banks with their funds. जो कि वेरिएबल रिटर्न इसके बाद लेते हैं जिसमें बैंक्स या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इनके फंड को इस्तेमाल करते हैं उसको जहां पे इस्तेमाल करते हैं वहां से जो प्रॉफिट आता है उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. यूज ऑफ दीज मोड्स ऑन द एसेट्स side would yield a variable return for the banks. इन मोड्स का इस्तेमाल जो है एसेट साइड के ऊपर वो एक वेरिएबल रिटर्न बैंक्स के लिए लेकर आता है. However, products can be structured in such a way that investors get a quasi fixed return. प्रोडक्ट्स को ऐसे स्ट्रक्चर किया जाता है कि जो उसका रिटर्न है, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनको quasi fixed रिटर्न मिले. This is possible when shirka based investment is attached to fixed earning modes like trade and ijara. ये सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है जब शिरका बेस्ड इन्वेस्टमेंट अटैच हो जाए फिक्स्ड अर्निंग मोड्स के साथ जिसमें ट्रेड और इजारा शामिल हैं. एग्जांपल्स आर डिमिनिशिंग मुशारका, जिसकी एग्जांपल है ऑफ कोर्स डिमिनिशिंग मुशारका ऑन द बेसिस ऑफ शिरकातुल मिल्क एंड सिक्योरिटाइजेशन थ्रू शिरका. The business risk involved in shirka-based modes is more than the risk in trade or ijara-based modes discussed above. Business risk जो है ये shirka-based modes के अंदर ज़्यादा involve होता है ijara-based modes की निस्बत. The partners of a business conducted on the basis of shirka
आर एट लिबर्टी टू डिटरमिन, वो पार्टनर्स जो बिजनेस कंडक्ट करते हैं शिरका की बेसिस के ऊपर, उनको आज़ादी होती है डिटरमिन करने की विद म्यूचुअल कॉन्सेंट द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एलोकेशन फॉर ईच ऑफ देम, आपस में म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ कि कितना प्रॉफिट किस रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द लॉस टू बी सफर्ड बाय ईच पार्टनर मस्ट बी एग्जैक्टली इन द प्रोपोर्शन ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। जहां तक लॉस की बात है तो लॉस जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है उसके मुताबिक वो शेयर होगा। एज द रिस्क इज हाई नॉर्मली द प्रॉफिट इज ऑल्सो हाई इन सच मोड्स, चूंकि रिस्क ज्यादा है तो इन तमाम मोड्स के अंदर उनका रिटर्न भी हाई होता है। अ नंबर ऑफ एम्पिरिकल स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट शिरका बेस्ड और इक्विटी फाइनेंसिंग इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कई ऐसी एम्पिरिकल स्टडीज हैं जिन्होंने प्रूव किया कि शिरका बेस्ड और इक्विटी फाइनेंसिंग जो है ये वाइडली यूज होती है वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर एंड हैज मेनी एडवांटेजेस ओवर डेट बेस्ड फाइनेंसिंग, और जो डेट बेस्ड फाइनेंसिंग है उसके ऊपर इसके बड़े एडवांटेजेस हैं। हाउएवर Islamic banks and financial institutions have not yet fully explored the potential of shirka based investments. ये अलग बात है कि अभी इस्लामिक बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने फुली एक्सप्लोर नहीं किया शिरका के पोटेंशियल को जितना शिरका पोटेंशियल रखता है, शिरका बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स पोटेंशियल रखती हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स शिरका बेस्ड के थ्रू आप लोग सेवर्स या इन्वेस्टर्स से रिसोर्सेज को भी मोबिलाइज करते हैं और अपने फंड बेस्ड इंक्रीज करते हैं। बेंचमार्क्स और रेफरेंस रेट्स, हमने फिक्स रिटर्न्स की बात की, वेरिएबल रिटर्न्स की बात की, किस किस सिचुएशन में वेरिएबल रिटर्न्स अप्लाई होते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट बेंचमार्क या रेफरेंस रेट्स, ये किस तरह एस्टैब्लिश होते हैं। Financial institutions, while working in a competitive and regulated environment, require reference rates or scales for executing and pricing the contracts. Financial institutions जब काम करते हैं एक competitive और regulated environment के अंदर, इनको of course reference rates की जरूरत होती है या scales की execute करने के लिए और pricing करने के लिए अपने contracts की, ताकि of course competitive market में survive भी कर सकें। Benchmarks make administration and regulation by the bank's management and the central banks easy, effective and transparent. Benchmarks जो होते हैं इनके फायदा क्या क्या होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन और रेगुलेशन बाय द बैंक्स मैनेजमेंट जो इसको आसान बनाते हैं, फिर इफेक्टिव बनाते हैं और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। Different benchmarks are required for different kinds of financial contracts. मुख्तलिफ किस्म के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के बेंचमार्क्स चाहिए होते हैं। Juristic rules underlying the theory of Islamic finance accept the presence of such benchmarks. Juristic rules जो हैं ये भी जो कि theory of Islamic finance के अंदर लाया करते हैं, इस बात को accept करते हैं कि benchmarks की presence होनी चाहिए। In fiqh literature, we come across discussions on उजरातुल मिथल, matching wages. fiqh literature के अंदर भी हम लोगों को matching wages का concept मिलता है। रिबल मेथल, मैचिंग रेट ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट मिलता है। किराद मेथल, मैचिंग रेट इन किराद या मुदारबा का कॉन्सेप्ट मिलता है। एंड मुसक्कत मेथल, मैचिंग रेट इन क्रॉप शेयरिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है। इवन जब हम फिक्स लिटरेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोगों को मल्टीपल बेंचमार्क्स का स्टेटस मिलता है, जिसके अंदर रिबल मेथल है, उजारतल मेथल है, किरादल मेथल है और मस्कतल मेथल है। शरिया स्कॉलर्स अलाउ बैंक्स टू गेट सर्विस चार्जेस ऑन लोन्स प्रोवाइडेड बाय देम ऑन द बेसिस ऑफ उजरतुल मेथल। शरिया स्कॉलर्स इजाजत देते हैं बैंक्स को सर्विस चार्जेस लेने के लिए लोन्स के ऊपर जो उनको दिया जाता है उजरतुल मेथल की बेसिस के ऊपर। द वर्ड मेथल इज यूज्ड टू डिनोट अ रेम्यूनरेशन और कॉम्पनसेशन व्हिच हैज टू बी गिवन इन केस द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट बिकम voidable due to non-fulfillment of any condition required for valid contracts of bay, इजारा और शिरका। मिथल का मतलब या इस्तेमाल वहां पर किया जाता है वो रेम्यूनरेशन या कॉम्पनसेशन जिसका ताल्लुक किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ है जो कि voidable है। किस वजह से? ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन जो कि फुलफिल नहीं हो रही शरिया के तहत, जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है इन केस ऑफ बय, इजारा या शिरका। दिस इंडिकेट्स अ रेट ऑफ वेज हायर और रिटर्न जनरली पेएबल इन द सिचुएशन when a party to the contract has done some job or undertaken a responsibility but is not entitled to any remuneration due to any problem in contractual terms, he is then paid any customary compensation.
ये इंडिकेट करता है रेट ऑफ वेज को, हायर को, या रिटर्न जो कि जनरली दिया जाता है कुछ सिचुएशंस में जहां पर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी जॉब को पूरा करने का और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लेकिन एंटाइटल नहीं होती रेम्यूनरेशन की किसी प्रॉब्लम की वजह से कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स के अंदर। ही इज देन पेड एनी कस्टमरी कॉम्पनसेशन, उसको फिर कॉम्पनसेट किया जाता है जो कि मार्केट बेस्ड कॉम्पनसेशन अलाउड होती है। दिस इंप्लाइज अ जनरली प्रिवेलेंट रेट इन द मार्केट एट एनी पॉइंट इन टाइम। नॉर्मली ये जो कस्टमाइज्ड या कस्टमरी कॉम्पनसेशन होती है, नॉर्मली जो मार्केट बेस्ड रेट है, जो मार्केट में प्रिवेलेंट रेट है, वही नॉर्मली कंसिडर किया जाता है। Such rates of return prevalent in the market under varying situations of business are taken for granted as a guiding indicator. ये जो रेट्स ऑफ रिटर्न मार्केट के अंदर चल रहे होते हैं, इनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और इन्हीं को ही इस्तेमाल किया जाता है इन सिचुएशंस के अंदर। फॉर कन्वेंशनल फाइनेंस देयर इज ओनली वन बेंचमार्क और रेफरेंस रेट द इंटरेस्ट रेट। कन्वेंशनल फाइनेंस के अंदर सिर्फ एक ही बेंचमार्क होता है, वो जो इंटरेस्ट रेट या फिर उसका रेफरेंस रेट होता है। इस्लामिक फाइनेंस रिक्वायर्स 2 बेंचमार्क्स। इस्लामिक फाइनेंस 2 बेंचमार्क्स रिक्वायर करता है, वन फॉर डेट और सेमी डेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द अदर फॉर नॉन डेट और इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स। एक तो डेट या सेमी डेट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए और दूसरा जो कि नॉन डेट या इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए। देयरफॉर 2 रेफरेंस स्केल्स आर नीडेड, इसलिए रेफरेंस स्केल्स भी 2 ही चाहिए होंगे। द प्राइस, मार्कअप और रेंट रेफरेंस स्केल, एक प्राइस या मार्कअप या रेंट रेफरेंस स्केल, और द शेयरिंग रेशियो रेफरेंस स्केल, और दूसरा शेयरिंग रेशियो का रेफरेंस स्केल, एक प्राइस के लिए और दूसरा शेयरिंग रेशियो के लिए। थ्रू द सेंट्रल बैंक मुदारबा रेशियो और इंटर बैंक मुदारबा रेशियो, जो कि मिल सकता है कहां से, सेंट्रल बैंक मुदारबा रेशियो से या इंटर बैंक मुदारबा रेशियो से। The benchmarks should be decided by market forces provided there are no distortions of a gross nature. Benchmarks market forces से decide होना चाहिए। इस बात को बीच में ख्याल रखना चाहिए कि कोई मजीद डिस्टॉर्शन नहीं है उसकी नेचर में। Islamic banks working in parallel with conventional banks normally use the same benchmark as the conventional banks are using. इस्लामिक बैंक्स जो कि पैरेलल मूव करते हैं कन्वेंशनल बैंक्स के, नॉर्मली वो अपना बेंचमार्क सेम रखते हैं जो कि कन्वेंशनल बैंक्स रख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द शरिया स्कॉलर्स, यूजिंग एनी इंटरेस्ट बेस्ड बेंचमार्क फॉर द प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड देयर usufruct in trade and ijara based activities of Islamic banks does not make their operations un-Islamic so longer as other rules of trade and ijara are applied. शरिया स्कॉलर्स के मुताबिक अगर इंटरेस्ट बेस्ड बेंचमार्क रखा जाता है गुड्स की प्राइसिंग के लिए, usufruct in trade के लिए, इजारा बेस्ड एक्टिविटीज के लिए, तो इस्लामिक बैंक्स अपने ऑपरेशंस अन इस्लामिक नहीं कर रहे, दैट शुड बी अलाउड, अगर बाकी रूल्स ऑफ ट्रेड इजारा उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। ओके, 6 आइटम जो हमारे सीक्वेंस में चल रहे थे, द 6th आइटम इज एंटाइटलमेंट टू प्रॉफिट विद रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटाइटलमेंट टू प्रॉफिट जो है वो रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होना चाहिए। द एजम्पशन ऑफ बिजनेस रिस्क इज अ प्री कंडीशन फॉर एंटाइटलमेंट टू एनी प्रॉफिट ओवर द प्रिंसिपल। बिजनेस रिस्क की जो एजम्पशन है ये एक प्री कंडीशन है प्रॉफिट की एंटाइटलमेंट के लिए, किसी भी प्रिंसिपल के लिए। द इंपॉर्टेंट शरिया मैक्सिम अल खराज बाय अल दमान और अल गुनम बिल गुर्म is the criterion of legality of any return on capital, meaning that one has to bear loss, जिसका मतलब है कि बंदे को लॉस बेयर करना चाहिए if he wants to get any profit over his investment, अगर वो कोई भी प्रॉफिट लेना चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। Profit has to be earned by sharing risk and reward of ownership through the pricing of goods. प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है रिस्क और रिवॉर्ड को शेयर करने से ओनरशिप के ऊपर, जो कि प्राइसिंग ऑफ गुड्स के साथ है। सर्विसेज और usufruct ऑफ गुड्स, जो कि सर्विसेज, प्राइसिंग ऑफ गुड्स या usufruct ऑफ गुड्स के ऊपर लगाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन द इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट इज नॉट मेयरली अ फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज द ओनली एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक फाइनेंशियल या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बनती है जब ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो है सिर्फ एक एक्टिविटी हो।
Investment both by banks, depositors and the financial institutions will be considered only if it is a part of real activity or is itself a real activity. इन्वेस्टमेंट चाहे वो बैंक्स हैं, चाहे वो डिपॉजिटर्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ उस वक्त कंसिडर की जाएगी इन्वेस्टमेंट जब वो किसी रियल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है या वो खुद से किसी रियल एक्टिविटी का नतीजा है. दिस इज बिकॉज मनी हैज द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ व्हेन इट जॉइंस हैंड्स विद एंटरप्रेन्योरशिप. क्यों? क्योंकि मनी में पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ होता है जब ये एंटरप्रेन्योरशिप के साथ हाथ मिला लेता है. इन इटसेल्फ इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल. पैसा खुद से कैपिटल नहीं होता एंड देयरफॉर इट कैन नॉट अर्न अ रिटर्न. इसलिए सिर्फ पड़े रहने से इसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं मिल सकता. इन ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज देयर कुड बी सम कमर्शियल रिस्क एंड वन हैज टू बेयर दैट रिस्क फॉर द वैलिडिटी ऑफ द प्रॉफिट और अर्निंग्स. तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर एक कुछ कमर्शियल रिस्क होना चाहिए और बंदे को वो कमर्शियल रिस्क बेयर भी करना चाहिए इस प्रॉफिट या अर्निंग की वैलिडिटी के लिए. In other words, the return on invested funds that plays a productive role in any business is a factor in the willingness and ability to cause value addition and bear the risk of a potential loss in the business. दूसरे लफ्जों में रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड फंड्स जो है वो एक प्रोडक्टिव रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में एज अ फैक्टर इन द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू कॉज वैल्यू एडिशन, जिसकी बेसिस के ऊपर वैल्यू एडिशन का फैक्टर ऐड होता है और रिस्क ऑफ पोटेंशियल लॉस बिजनेस के अंदर जो है उसको भी बेयर करता है. रिवॉर्ड शुड डिपेंड ऑन द प्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ द बिजनेस वेयर फंड्स आर यूज्ड. रिवॉर्ड जो है इसको डिपेंड करना चाहिए प्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ बिजनेस के ऊपर जहां पर फंड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इंप्लाइंग दैट इंटरेस्ट, लॉटरीज, गैम्बलिंग एटसेट्रा आर प्रोहिबिटेड. जिसके अंदर एक चीज शामिल होनी चाहिए कि इंटरेस्ट, लॉटरीज और गैम्बलिंग जो है उसकी इजाजत नहीं है, उससे मना फरमाया गया. बिकॉज रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ देम ईदर डज नॉट एक्सेप्ट द बिजनेस रिस्क और इज बेस्ड ऑन द प्योर लक. क्योंकि रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ ईदर, इनमें से कोई भी अगर वो रिटर्न मिलता है वो एक्सेप्ट नहीं करता बिजनेस रिस्क को और प्योर लक भी उसमें शामिल नहीं होती. इसमें प्योर चांस और हैजर्ड की बात हो रही होती है. ये प्योरली प्योर लक के ऊपर बेस करता है, हैजर्ड और चांसेस पे बेस करता है. इन डेट क्रिएटिंग मोड्स इस्लामिक बैंक्स विल फेस क्रेडिट पार्टी रिस्क्स. डेट क्रिएटेड मोड्स के अंदर जो क्रेडिट पार्टी रिस्क्स हैं वो बैंक्स को फेस करने पड़ते हैं. ओनरशिप ट्रांसफर रिस्क को फेस करना पड़ता है, मार्केट रिस्क को फेस करना पड़ता है, कमोडिटी रिस्क को फेस करना पड़ता है, प्राइस ऑफ रेट ऑफ रिटर्न रिस्क को फेस करना पड़ता है, लीगल एंड डॉक्यूमेंटेशनल रिस्क को फेस करना पड़ता है एंड अदर मोड स्पेसिफिक रिस्क को फेस करना पड़ता है. तो दीज आर मल्टीपल रिस्क जो कि बैंक्स, ऑफ कोर्स इस्लामिक बैंक्स अपने क्रेडिट पार्टी रिस्क या इस तरह के कुछ रिस्क जो है उनको फेस करते हैं. रिमेनिंग विद इन द शरिया प्रिंसिपल्स इस्लामिक बैंक्स आर अलाउड टू टेक रिस्क मिटिगेशन मैनेजमेंट मेजर्स. शरिया प्रिंसिपल्स के अंदर रहते हुए इस्लामिक बैंक्स को इजाजत दी गई है कि वो रिस्क मिटिगेशन या मैनेजमेंट मेजर्स ले सकते हैं. इन अदर वर्ड्स रिस्क मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. हेंस रिस्क कैन बी मिटिगेटेड बट नॉट टोटली एलिमिनेटेड. इसलिए रिस्क को मिटिगेट तो किया जा सकता है लेकिन टोटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता. इसलिए रिस्क मैनेजमेंट का लफ्ज यूज होता है, रिस्क एलिमिनेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता. Transfer of commercial risk to anyone else without transferring the related reward is not permissible. Commercial risk का transfer किसी को भी दिया जाना without transferring the reward इसकी इजाजत नहीं है शरीयत के अंदर. The principle is that ownership cannot be separated from the risk of related loss. तो असूल क्या है? असूल सिर्फ एक है कि ओनरशिप को सेपरेट नहीं किया जा सकता इसके एक्सपेक्टेड रिस्क से. दिस हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस फॉर वेरियस ट्रांजैक्शंस. इसकी बहुत इम्प्लीकेशंस मौजूद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस वेरियस ट्रांजैक्शंस के साथ. इन लोन्स देयर इज नो एंटाइटलमेंट टू एनी प्रॉफिट बिकॉज द क्रेडिटर गेट्स बैक द फुल अमाउंट. लोन के अंदर कोई एंटाइटलमेंट नहीं होती किसी प्रॉफिट पर, चूंकि क्रेडिटर पूरी अमाउंट वापस लेता है. Irrespective of the nature of use by the debtor
or the fact the debtor incurred loss in his business which he undertook with the borrowed money. इन तमाम चीजों से मावरा होकर कि जिस पर्पस के लिए उसने पैसा लिया था क्या उससे उसको फायदा भी हुआ या नहीं हुआ. ऑफ कोर्स क्रेडिटर अपनी अमाउंट पूरी की पूरी वापस लेता है. In trade, so long as the asset remains with the seller, he has to bear the risk of its destruction. जबकि ट्रेड के अंदर जब एसेट सेलर के पास होता है तो उसे इसके लॉस के केस के अंदर रिस्क को बेयर करना पड़ता है. And in the case of a credit sale, the buyer has to pay the price at the settle time even if the asset is destroyed for any reason. जबकि क्रेडिट सेल के अंदर बायर को उसके रिस्क बेयर करने पड़ते हैं चाहे किसी भी वजह से उसकी डिस्ट्रॉय हुई. जब वो पैसे देगा तो वो उसको फुलफिल करेगा. He can mitigate the risk by way of तकाफुल. तकाफुल के केस में रिस्क को मिटिगेट तो किया जा सकता है but it will have no link with his liability to pay the price. लेकिन इसका कोई ताल्लुक इस बात से नहीं होगा जो उसकी लायबिलिटी ऑफ प्राइस है वो उसके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा. In ijara, the lessor is entitled to rent only when he keeps the asset in usable form by incurring ownership related expenses and undertakes the risk associated with the asset. इजारा के केस के अंदर लेसर एंटाइटल होता है रेंट का सिर्फ उस वक्त जब एसेट दूसरी पार्टी से इस्तेमाल भी हो रहा है और ओनरशिप रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हैं वो ये बेयर भी करता है और रिस्क एसोसिएटेड विद द एसेट्स में इनको भी बेयर करता है, तब वो रेंट डिमांड कर सकता है. द बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व्ड इन शिरका बेस्ड मोड्स इज फार मोर देन दैट इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग मोड्स लाइक मुराबहा, सलाम एंड इजारा. बिजनेस रिस्क जो कि शिरका बेस्ड मोड्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ये कहीं ज्यादा हैं मुराबहा, सलाम और इजारा की निस्बत. बिकॉज इन शिरका all business loss has to be borne by the capital while the manager or the entrepreneur loses his labor in the case of loss in a joint business. क्यों? चूंकि शिरका के केस के अंदर अगर बिजनेस लॉस हो जाए तो बिजनेस लॉस कौन बेयर करता है? सिर्फ कैपिटल. जबकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो क्या लूज करते हैं? सिर्फ अपनी लेबर. जो उन्होंने लेबर दी उसका उनको रिटर्न नहीं मिला. फॉर डिपॉजिटर्स इन इस्लामिक बैंक्स risk stems from the failure of business and uncertainty regarding the level of profit to be shared. Depositors in Islamic bank risk मजीद stem out हो जाता है अगर business fail हो जाए और uncertainty regarding the level of profit to be shared और किस level की जो है वो profit sharing उनके साथ की जाएगी. This risk does not discourage depositors. इस risk की वजह से depositors discourage नहीं होते. Rather, it justifies the profit, and as such, we see that Islamic banks' deposits are increasing continuously. लेकिन इसके साथ होता क्या है कि जब ये रिस्क बीच में आ जाता है इससे डिपॉजिटर्स डिस्करेज नहीं होते जबकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो जस्टिफाई हो जाता है कि दे आर अज्यूमिंग रिस्क एज वेल. और इसी वजह से आप देखें कि जो डिपॉजिट बेस है इस्लामिक बैंक्स का वो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रहा है, इसमें डिक्रीज नहीं आ रहा. For banks, financing on the basis of shirka involves a risk because clients could disguise the profits and they may lose even the principal because loss in Islamic finance means loss of capital and not any decrease in the expected profit. Banks के लिए फाइनेंसिंग जो कि शिरका बेसिस पे होती है उसमें रिस्क शामिल होता है क्योंकि क्लाइंट्स जो है वो सिर्फ प्रॉफिट डिस्गाइज कर सकते हैं और वो लूज कर सकते हैं सिर्फ अपनी प्रिंसिपल के ऊपर बिकॉज जो इस्लामिक फाइनेंस के अंदर लॉस है वो कैपिटल के ऊपर लॉस कंसिडर होता है, उनकी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को डिक्रीज नहीं करता. ऑल्दो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटर्स पार्टिसिपेट इन पीएलएस. ऑल्दो जो इन्वेस्टमेंट डिपॉजिटर्स हैं वो पीएलएस में पार्टिसिपेट करते हैं. देयर अराइजेस द क्वेश्चन ऑफ वेदर दे शुड बेयर ओनली द मार्केट रिस्क. यहाँ पे कुछ सवाल ओरिजिनेट होते हैं कि क्या उनको सिर्फ मार्केट रिस्क बेयर करने चाहिए और ऑल्सो द रिस्क रिलेटेड टू फ्रॉड, केयरलेसनेस, मिसमैनेजमेंट एंड लोन कंसंट्रेशन. सिर्फ उनको मार्केट रिस्क बेयर करने चाहिए या उनको ये रिस्क भी जो कि फ्रॉड के हैं, केयरलेसनेस के हैं, मिसमैनेजमेंट के हैं या लोन कंसंट्रेशन के भी जो रिस्क हैं वो भी उनको बेयर करने चाहिए. There is, however, a consensus that the depositors should not be burdened on account of negligence and follies on behalf of the management.
इसलिए एक म्यूचुअल कंसेंसस है कि डिपॉजिटर्स को ओवरबर्डन या बर्डन नहीं करना चाहिए नेग्लिजेंस या फॉलीज की वजह से जो कि मैनेजमेंट के बिहाफ पर है. एक्सपर्ट्स कंसिडर इट डिजायरेबल टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट these risks to raise their confidence in the financial system. एक्सपर्ट्स जो हैं जबकि वो इस राय के साथ हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए इन रिस्क से. And to make the bank's management as well as the supervisory authorities more careful in their risk management and regulation of the banks respectively. और जो बैंक मैनेजर्स हैं या जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज़ हैं उनको मज़ीद केयरफुल होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए और ऐसी रेगुलेशंस बनानी चाहिए जो कि रिस्क मैनेजमेंट को इंश्योर कर रही हों. तो ये हम लोग बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू रिस्क्स प्रॉफिट के अंदर. अब बात करते हैं द 7th पॉइंट इन कॉन्टिन्यूटी, इस्लामिक बैंक्स डीलिंग इन गुड्स नॉट इन मनी. इस्लामिक बैंक्स जो कि गुड्स में डील करते हैं, पैसे में डील नहीं करते. कॉन्वेंशनल बैंक्स डील इन मनी. कॉन्वेंशनल बैंक्स पैसे में डील करते हैं. दे गेट मनी फ्रॉम द पब्लिक एज लोन्स एंड पे देम इंटरेस्ट. वो लोगों से पैसा लेते हैं लोन की फॉर्म में और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करते हैं. They give advances to needy people or firms in the form of money and charge them interest. वो advances देते हैं जरूरतमंद लोगों को और उसके ऊपर उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. In domestic or foreign trade financing activities or even in the case of finance lease, goods are also involved. डोमेस्टिक या फॉरेन ट्रेड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर या इवन फाइनेंस लीज के अंदर गुड्स इन्वॉल्व होती हैं, बट दे हैव नो कंसर्न विद द गुड्स और एसेट्स देमसेल्व्स. लेकिन उनका कोई ताल्लुक उन गुड्स या एसेट्स के साथ नहीं होता. देयर मेन कंसर्न इज फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ गुड्स एंड फॉर दैट पर्पज दे ऑल्सो डील इन डॉक्यूमेंट्स टू फैसिलिटेट द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स. उनका मेन कंसर्न क्या होता है कि इन गुड्स को फाइनेंस कहाँ से किया जाए और ये जो पर्पस है इनका उसको कैसे डील किया जाए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर फॉर द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स. एज सच देयर इज अ फेमस कोट इन कन्वेंशनल बैंकिंग, बैंक्स डील इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स. कन्वेंशनल बैंकिंग के बारे में एक बड़ा फेमस सा जुमला है कि बैंक्स डॉक्यूमेंट्स में डील करते हैं, गुड्स में डील नहीं करते. They undertake no responsibility or risk in respect of the subject of the contracts and their counter payments or price. वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस के अंदर या उनकी काउंटर पार्टीज की प्राइस से रेलेवेंट. इन कंट्रास्ट इस्लामिक बैंक्स डील इन गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड नॉट इन मनी. इसकी निस्बत जबकि इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो गुड्स में डील करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में डील करते हैं, लेकिन पैसे में नहीं करते. दे यूज मनी ओनली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर परचेजिंग द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ लीजिंग और सेलिंग ऑनवर्ड. वो पैसा इस्तेमाल करते हैं सिर्फ किस लिए, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके अंदर वो गुड्स खरीद सकें या फिर पर्पज ऑफ लीजिंग के लिए या आगे बेचने के लिए. thereby earning income or profit, और इसके ऊपर इनकम और प्रॉफिट अर्न करते हैं. In this process, they also use documents for executing sale and lease contracts. इस process में वो documents इस्तेमाल करते हैं sale या lease contract को execute करने के लिए. Keeping in mind the Sharia principles and facilitating the operations. और यहाँ पे वो ज़हन में रखते हैं शरिया compliance को और operations को facilitation जो कि शरिया के अंदर allowed है. The above discussion reveals that Islamic banks intermediate between savers, investors, and fund users by involving certain goods and assets or papers representing ownership of real assets. इस डिस्कशन से हम ये बात कह सकते हैं कि इस्लामिक बैंक्स एक्चुअली एज एन इंटरमीडिएट काम करते हैं सेवर और इन्वेस्टर्स और फंड यूजर्स उनको इन्वॉल्व करते हुए किस चीज़ के अंदर, सर्टन गुड्स के अंदर, एसेट्स के अंदर या पेपर्स के अंदर रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप ऑफ रियल एसेट्स, जिसमें उनकी रियल एसेट्स की ओनरशिप भी रिप्रेजेंट हो रही होती है. इन सलाम और मुराबहा फॉर एग्जांपल द बैंक्स डील इन सर्टन कमोडिटीज. सलाम और मुराबहा में बैंक्स सर्टन कमोडिटीज में डील करते हैं, नॉट मनी, पैसे में नहीं करते. दे परचेज द गुड्स डायरेक्टली और थ्रू देयर एजेंट. वो गुड्स को परचेज करते हैं डायरेक्टली खुद या फिर अपने एजेंट्स के थ्रू अंडर अ वकाला अरेंजमेंट, वकाला अरेंजमेंट के अंदर.
एट देयर ओन डिस्क्रिशन फॉर, अपनी डिस्क्रिशन पर, फॉर मेंटेनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, और अपॉन एन ऑर्डर बाय देयर क्लाइंट, या फिर अपने क्लाइंट के ऑर्डर पर परचेज करते हैं. द बैंक्स टेक ऑन ऑनरशिप एंड द रिलेटेड रिस्क एंड देन सेल देम एट कॉस्ट प्लस अ प्रॉफिट मार्जिन, जस्ट लाइक ट्रेडर्स. फिर बैंक्स क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस मार्जिन ऐड करके उसको आगे बेच देते हैं. आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेल, द रिस्क ट्रांसफर्स टू द क्लाइंट्स who will be bound to pay the price at the settled time. सेल एग्जीक्यूट होने के बाद रिस्क ट्रांसफर हो जाते हैं क्लाइंट्स की तरफ और वो उनको बाउंड कर दिया जाता है प्राइस पे करने का ऑन द सेटल डेट. इन इस्तस्ना द मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर द एसेट एंड डिलीवर इट टू द बैंक along with all related assets and market risks. इस्तस्ना के अंदर मैन्युफैक्चरर एसेट को मैन्युफैक्चर करता है और इसको डिलीवर कर देता है बैंक को उस एसेट से रिलेटेड तमाम रिस्क के साथ और मार्केट रिस्क के साथ. इन सलाम दे रिसीव गुड्स अगेंस्ट विच दे हैव मेड प्री पेमेंट्स. सलाम के अंदर उनको गुड्स मिलती हैं जिनके बदले में उन्होंने प्री पेमेंट्स की होती हैं. आफ्टर दैट द एसेट रिस्क एंड द प्राइस रिस्क इज देयर्स एंड नॉट द सलाम सेलर्स. इसके बाद एसेट रिस्क या जो प्राइस रिस्क है वो उनका अपना है, सलाम सेलर का नहीं है. Contemporary scholars have suggested a parallel contract of Salam whereby a bank may sell a commodity purchased through Salam for the same date of delivery or even the quantity. आज के जो स्कॉलर्स हैं ये सजेस्ट करते हैं एक पैरेलल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सलाम जिसके अंदर बैंक सेल कर सकते हैं कमोडिटी को जो परचेज की इन्होंने थ्रू सलाम उसी सेम डेट के ऊपर जब इन्होंने डिलीवरी देनी है, इवन द क्वांटिटी. स्कॉलर्स आर ऑफ द व्यू that as long as the original and the parallel salam contracts are not linked together or made conditional on each other in any way, there is no restriction on the terms of the parallel salam contract. Scholars के point of view के मुताबिक सलाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो लिंक नहीं है एक दूसरे के साथ या कंटिंजेंट नहीं है एक दूसरे के साथ, वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनको पैरेलल लेकर चलने में, which is a new and independent contract that should be honored regardless of whether the first salam contract is honored or not. जिसको ऑनर होना चाहिए इस फैक्ट के रिगार्डलेस कि जो पहला सलाम था वो ऑनर हुआ या कि नहीं हुआ. Involvement in forward trading of goods on the basis of salam and istasna not only has great potential for developing the agricultural and rural microfinance market but also for making the future of the majority of people living in rural areas secure. ये जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग ऑफ गुड्स जो है इसको सलाम की बेसिस पर इन्वॉल्व करने से ना सिर्फ इस्तस्ना के अंदर ग्रेट पोटेंशियल डेवलप होगी एग्रीकल्चर के केस में, बल्कि रूरल माइक्रो फाइनेंस मार्केट जो है वो भी इंक्रीज होगी और इससे मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं रूरल एरियाज में वो सिक्योर हो जाएंगे. However, forward foreign exchange operations with delayed payment of any of the currency of exchange and most types of financial futures are not available in the Sharia compliant system. लेकिन forward foreign exchange operations जो हैं delayed payment के साथ इनके अंदर currency exchange या कई किस्म के financial futures जो हैं वो available नहीं हैं, because these instruments are hedging strategies of the intra-space system. क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये हेजिंग स्ट्रैटेजीज हैं इंट्रा-स्पेस सिस्टम के अंदर. द स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैन फंक्शन विदाउट एनी प्रॉब्लम. जो स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो काम कर सकती है किसी भी मसले के बगैर. इन इजारा इस्लामिक बैंक्स हैव टू डील इन फिजिकल एसेट्स. इजारा में इस्लामिक बैंक्स को फिजिकल एसेट्स में डील करना होता है. दे परचेज द एसेट्स फॉर लीज टू द क्लाइंट्स. ये एसेट्स को परचेज करते हैं लीज करने के लिए क्लाइंट्स के लिए. सो लॉन्ग एज द एसेट रिमेन्स ऑन लीज इट्स ओनरशिप एंड रिलेटेड रिस्क एक्सपेंसेस रिमेन विद द बैंक. जब तक एसेट लीज पे रहता है इसकी ओनरशिप और इसके रिलेटेड रिस्क या एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो बैंक के साथ रहते हैं. इफ द एसेट इज डैमेज्ड विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द लेसी, अगर एसेट डैमेज हो जाए लेसी के पार्ट के बगैर
If the asset is damaged without any fault on the part of the lessee, lessee की गलती के बगैर अगर डैमेज हो जाए and it is not able to deliver the normally intended benefit, और ये डिलीवर नहीं कर पाता जो कि एक नॉर्मल इंटेंडेड बेनिफिट है जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, द बैंक्स राइट टू रिसीव रेंटल इल सीज, बैंक का राइट जो है रेंटल रिसीव करने के केस के अंदर वो सीज हो जाएगा. फॉर ट्रांसफर द एसेट्स ओनरशिप टू द लेसी देयर मस्ट बी अ सेपरेट सेल. एसेट की ओनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए लेसी के ऊपर एक सेपरेट सेल होनी चाहिए और गिफ्ट एग्रीमेंट. सेपरेट सेल या फिर गिफ्ट एग्रीमेंट होगा विद ऑल रिलेटेड कंडीशंस, जो जो उसके रिलेटेड कंडीशंस हैं उनको ऑनर करते हुए. इन मुशारका एंड मुदारबा बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स, इस्लामिक बैंक्स earnings depend on the result of economic activity undertaken by the client, and they'll share the profit as per agreed ratios and bear the loss as per their share in the capital of shirka business. मुशारका और मुदारबा बेस्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर इस्लामिक बैंक्स जो हैं उनकी अर्निंग डिपेंड करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी के केस के अंदर, और वो प्रॉफिट एज पर एग्रीड रेशियोज जो है उनको शेयर करते हैं. इन एडिशन टू द अबव बिजनेस एक्टिविटीज, इस्लामिक बैंक्स में प्रोवाइड सर्विसेज अगेंस्ट सर्विस चार्जेस और मैनेजमेंट फीस. इन एक्टिविटीज के अलावा इस्लामिक बैंक्स जो हैं वो सर्विस चार्जेस या फिर मैनेजमेंट फीस भी चार्ज कर सकते हैं. हाउएवर दे कैन नॉट रिसीव एनी फी ऑन लेंडिंग ऑपरेशंस एज कॉस्ट ऑफ फंड्स, लेकिन वो कोई ऐसी फीस चार्ज नहीं कर सकते लेंडिंग ऑपरेशंस के ऊपर एज ए कॉस्ट ऑफ फंड्स, एज दैट वुड अमाउंट टू रिबा, चूंकि वो रिबा कहलाएगा. Similarly, any penalty in case of default by the clients in paying their debts will not be credited to their profit and loss sharing statements. अगर कोई पैसे नहीं दे सकता, डिले कर देता है, तो उसके अंदर भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट उनकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऐड नहीं होगी. इस्लामिक बैंक्स ऑल्सो अर्न नॉन फंड बेस्ड इनकम. इस्लामिक बैंक्स नॉन फंड बेस्ड इनकम अर्न करते हैं. Besides the charges for transfer of funds or making payments on behalf of clients, they may engage in fund management against fixed fees under the contract of Wakalat al-Istismar as a part of their non-fund based activities. Under this arrangement, all profits or loss will be that of the clients, and the banks will be entitled to a fixed management fee against their service for managing the client's investment. इन तमाम अरेंजमेंट्स के अंदर तमाम प्रॉफिट या लॉस जो भी इस विल बी दैट ऑफ क्लाइंट्स, एंड द बैंक्स विल बी एंटाइटल्ड टू अ फिक्स मैनेजमेंट फी. और बैंक्स जो हैं जितना प्रॉफिट लॉस है वो बैंक क्लाइंट का होगा, और बैंक्स जो है एंटाइटल होगा फिक्स मैनेजमेंट फी का जो उन्होंने सर्विसेज दी इन क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए. तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं. लेक्चर ख़त्म करने से पहले लेट्स डिस्कस कि आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया. समराइज कर लेते हैं. हम लोग फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर बात कर रहे थे. हम लोगों ने बात शुरू की कि फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस के अंदर क्या क्या मोड्स ऑफ फाइनेंस जो हैं वो उनकी क्या क्या नेचर होती है, किस किस तरीके से वो मूव करते हैं. तो मैंने एक टेबल प्रॉपर शो किया आपको जिसके अंदर मल्टीपल जो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग्स हैं उनके अंदर उनकी लिक्विडिटी का स्टेटस क्या है, कोलेटरल्स उनके क्या है, और फिर उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न कैसे डिसाइड होता है. रेट ऑफ रिटर्न की बेसिस के ऊपर हम लोगों ने फर्दर देखा कि जो रेट ऑफ रिटर्न है ये कोई रेफरेंस पॉइंट या बेंचमार्क पॉइंट भी होना चाहिए. तो ऑफ कोर्स वो जो बेंचमार्क पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट की बात की हम लोगों ने वहाँ पर. फिर इसके बाद फर्दर हम लोगों ने देखा लिक्विडिटी और ये तमाम चीज़ें कैसे हैं, और फिर जो हम पिछली फ़िलॉसफी की डिस्कशन कर रहे थे उसी की कंटिन्यूटी के अंदर हम लोगों ने कुछ और स्टेप्स भी डिस्कस किए. अगली क्लास में हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा, क्योंकि अब हम लोग प्रॉपर फिलॉसफी ऑफ इस्लामिक फाइनेंस के ऊपर आ चुके हैं और इसके फीचर्स साथ साथ हम लोग डिस्कस करते चले जा रहे हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.